नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम टेक्नोलॉजी पर बात करने वाले हैं जो जहाज़ों पर इस्तेमाल होती है, रडार। इसकी तकनीक और इसकी अहमियत को समझेंगे। और इसके लिए हमारे पास है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक काफ़ी डिटेल में तैयार किया गया नोट। उन्होंने इसे बनाने में एआई की मदद भी ली है, ये उन्होंने बताया है। तो हमारा इरादा है कि इस नोट के जरिए रडार के कामकाज को समझें और समुद्री सुरक्षा में इसका क्या रोल है, ये देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रडार आखिर है क्या? मतलब ये काम कैसे करता है? देखिए, ये असल में एक सिस्टम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करता है। मतलब जहाज से तरंगे निकलती हैं, आगे कोई चीज हो उससे टकराकर वापस आती हैं, और रडार का जो रिसीवर है वो इन वापस आई तरंगों को पकड़ लेता है। अच्छा। इससे जहाज को अंदाजा लगता है कि कोई चीज कितनी दूर है, किस तरफ है, उसकी रफ्तार क्या है, और यहाँ तक कि उसका साइज क्या है। यानी ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक आंखें हुई, बिल्कुल। खासकर तब जब बाहर कुछ दिख ना रहा हो, जैसे घना कोहरा हो, रात का अंधेरा हो या मौसम बहुत खराब हो। बिल्कुल सही कहा आपने, ये रेडियो तरंगों पर ही आधारित है। और एक खास बात ये भी है कि ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। हम्म। सोलास है ना, मतलब सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। हम्म। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है समुद्री सुरक्षा के लिए। हाँ, सुना है। उसके चैप्टर 5 के तहत जी। जो भी कमर्शियल जहाज 300 ग्रॉस टनेज, जीटी कहते हैं उसे, मतलब जहाज का कुल वॉल्यूम, जी। उससे ज्यादा के हैं, उन सब पर रडार लगाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो मतलब हर बड़े जहाज का एक स्टैंडर्ड हिस्सा हुआ आजकल। जी हाँ। लेकिन ये हमेशा से तो नहीं रहा होगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से आई ये तकनीक? नहीं, हमेशा से नहीं था। इसका जो विकास है वो असल में मिलिट्री जरूरत के लिए हुआ था, 1940 के दशक में, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पर। ओह, मिलिट्री के लिए। हाँ, तब इसका काम था दुश्मन के जहाज और हवाई जहाज़ों का पता लगाना। फिर युद्ध खत्म होने के बाद 1950 से धीरे धीरे इसे व्यावसायिक जहाज़ों में इस्तेमाल करना शुरू किया गया। अच्छा, तो ये सेना से निकलकर आम जहाजों तक आ गई। हाँ, और आज के रडार तो जाहिर है तब से बहुत एडवांस हो गए होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। आज के जो मॉडर्न रडार हैं वो आईएमओ, मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, उनके तय किए गए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। जैसे एक मानक है MSC 19279। ये मानक तय करते हैं कि रडार कितनी दूरी तक देख सकता है, कितनी सटीकता से, कितनी साफ तस्वीर देगा। इससे उनकी क्वालिटी और भरोसे का पता चलता है। ये सिर्फ पता नहीं लगाते, बल्कि काफी हद तक ये भी बता देते हैं कि सामने क्या हो सकता है। समझ गया। तो ये तो हुई इसके नियम और इतिहास की बात, पर जहाज पर असल में इसके सबसे जरूरी काम क्या है? कैप्टन चौहान के नोट में इस पर क्या कहा गया है? हाँ, तो नोट में इसके 3 मुख्य फायदों पर जोर दिया गया है। सबसे पहला और शायद सबसे अहम वो है टक्कर की रोकथाम, कोलिजन अवॉइडेंस। टक्कर मतलब दूसरे जहाजों से? हाँ, दूसरे जहाज़ों से भी और साथ ही ज़मीन से, मतलब तटरेखा से या पानी में मौजूद चट्टानों से, यहाँ तक कि आइसबर्ग, जो बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं समुद्र में, उनसे भी टक्कर बचाने में ये मदद करता है। बाप रे, आइसबर्ग से भी? हाँ, ये तो वाकई जान बचाने वाली बात है, खासकर जब विजिबिलिटी कम हो। बिल्कुल। अंधेरे में, कोहरे में, जब आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तब रडार स्क्रीन ही बताती है कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। सही कहा। और दूसरा अहम काम है सटीक नेविगेशन में मदद करना। जैसे पानी में रास्ते बताने के लिए निशान लगे होते हैं, चैनल मार्कर्स, उनको पहचानना, बंदरगाह के किनारों को देखना, या पानी के नीचे कोई खतरा है जैसे कोई डूबा हुआ जहाज या चट्टान, उसे पहचानने में भी मदद करता है। अच्छा, वैसे आजकल तो जीपीएस भी होता है जहाज़ों पर। हाँ, जीपीएस तो है, वो आपकी लोकेशन बताता है, लेकिन रडार आपके आसपास असर में क्या चीजें मौजूद है वो दिखाता है, मतलब फिजिकल चीजें। तो जीपीएस और रडार मिलकर नेविगेशन को ज्यादा सुरक्षित और सटीक बनाते हैं। ये अच्छा पॉइंट है। जीपीएस लोकेशन बताता है, रडार आसपास का माहौल। ठीक है। और तीसरा काम है जीवन रक्षक अभियानों में सहायता करना, मतलब सर्च एंड रेस्क्यू, जिसे SAR कहते हैं। ओके। अगर मान लीजिए कोई जहाज मुश्किल में फंस गया है या कोई इंसान समुद्र में गिर गया है, तो जो बचाव दल की टीमें होती हैं, उनके जहाज रडार का इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढ सकते हैं। खासकर रात में या खराब मौसम में जब देखना मुश्किल होता है, तब रडार बहुत काम आता है। तो ये सिर्फ रास्ता दिखाने या टक्कर बचाने वाला टूल नहीं है, ये तो
एक मल्टीपर्पस सेफ्टी सिस्टम जैसा है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक मिलिट्री आविष्कार आज समुद्री दुनिया की सुरक्षा का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है और जहाज़ों को और उन पर काम करने वाले लोगों को कितने अलग-अलग तरीकों से बचाता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि रडार जो है वो आज की शिपिंग इंडस्ट्री का एक अनिवार्य, एक बेहद अहम हिस्सा है। ये ना सिर्फ नेविगेशन और सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि मुश्किल हालात में जीवन बचाने में भी इसकी भूमिका है। और ये तकनीक लगातार बेहतर हो रही है। हाँ, ये तो है। और ये विकास इसे भविष्य में कहाँ ले जा सकता है, कोई अंदाजा? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है अब, खासकर जब हम स्वायत्त जहाजों की बात कर रहे हैं, मतलब ऑटोनॉमस शिप्स। हाँ, बिना क्रू वाले जहाज। बिल्कुल। तो ऐसे जहाजों के लिए रडार और इस जैसी दूसरी सेंसर टेक्नोलॉजीज का महत्व शायद और भी बढ़ जाएगा। उन्हें और ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा भरोसेमंद बनना होगा। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ये रडार तकनीक कैसे विकसित होती है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य के जहाज इन इलेक्ट्रॉनिक आंखों पर कितना निर्भर करेंगे और ये कितनी सक्षम होंगी। चलिए, आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। काफी जानकारी मिली, धन्यवाद। नमस्कार। आज हम रडार प्रणाली की कह सकते हैं जटिल दुनिया पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ तकनीकी दस्तावेज हैं। ये बताते हैं कि ये सिस्टम बनता कैसे है, इसे चलाते कैसे हैं और इसका रखरखाव कैसे होता है। सही। तो चलिए समझते हैं कि समुद्री जहाजों के लिए ये जरूरी उपकरण सिर्फ सिग्नल भेजने से मतलब कहीं ज्यादा क्यों है? हाँ, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है। इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि इसे ढंग से इस्तेमाल करने के लिए काफी समझ और नियमित देखभाल की जरूरत होती है। सही। एक कुशल नाविक के हाथ में शक्तिशाली औजार है ये। एकदम। तो शुरू करते हैं इसके मुख्य हिस्सों से। स्रोत बताते हैं कि इसमें एक मैग्नेट्रॉन होता है जो रेडियो तरंगे पैदा करता है। हाँ, रेडियो तरंगे आमतौर पर 9 या 3 गीगाहर्ट्ज पर। ओके। फिर एक घूमने वाला एंटेना है। ये प्रति मिनट 20-30 चक्कर क्यों लगाता है? कुछ खास वजह? हाँ, ये गति महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन माना IMO जो समुद्री सुरक्षा के मानक तय करता है। अच्छा। हाँ, वही एक गति निर्धारित करता है ताकि लगातार और भरोसेमंद 360 डिग्री कवरेज मिले। इससे डिस्प्ले पर तस्वीर जल्दी ताज़ा होती रहती है। समझ गया। फिर प्रोसेसर है जो लौटकर आए संकेतों को लेता है और उन्हें काम की जानकारी में बदलता है, जैसे CPA और TCPA। CPA यानी निकटतम पहुंच बिंदु और TCPA उस बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय। बिल्कुल। ये तो टकराव से बचने के लिए बहुत जरूरी है ना? हाँ, बेहद जरूरी। और ये सब हमें दिखता है डिस्प्ले पर, जिसे PPI कहते हैं, प्लान पोजीशन इंडिकेटर। सही, PPI डिस्प्ले, जहां ARPA मतलब ऑटोमेटिक रेडार प्लॉटिंग एड लक्ष्यों को ट्रैक करने में मदद करता है। ARPA। हाँ, ARPA का कमाल यही है कि ये खुद ही मतलब ऑटोमेटिकली दूसरे जहाज़ों की गति और दिशा का विश्लेषण करके बता देता है कि कौन सा जहाज खतरनाक हो सकता है। इससे नाविक का काम काफी आसान हो जाता है। तो ये सारे पुर्जे मिलकर काम करते हैं, तरंगे भेजना, उन्हें वापस पकड़ना, विश्लेषण करना और फिर एक साफ तस्वीर देना। अच्छा, तो ये पुर्जे तो समझ आ गए, लेकिन इन्हें सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए जो कंट्रोल्स हैं वो कैसे काम करते हैं? जैसे गेन का जिक्र है। हाँ, गेन। देखिए, गेन असल में रडार की संवेदनशीलता को कंट्रोल करता है। इसे सही लेवल पर रखना एक तरह की कला है। कला कैसे? देखिए, अगर गेन बहुत कम है तो आप छोटे या दूर के लक्ष्य शायद देख ही ना पाएं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो स्क्रीन पर नॉइज मतलब फालतू के डॉट्स भर जाएंगे, फिर असली लक्ष्य छिप सकते हैं। अच्छा, जैसे रेडियो की ट्यूनिंग, आवाज साफ आए, खरखराहट नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और सी क्लटर, ये क्या चीज है? अरे, ये बहुत काम का है, खासकर खराब मौसम में या जब लहरें ऊंची हों। ये क्या करता है कि नजदीकी समुद्र की सतह से जो फालतू के सिग्नल वापस आते हैं ना लहरों की वजह से, उन्हें फिल्टर कर देता है। अच्छा। ताकि लहरों में छिपी छोटी नाव वगैरह दिख जाएं। बिल्कुल। इसके बिना तो डिस्प्ले का बीच का हिस्सा पूरा सफेद या हरा हो सकता है, कुछ दिखेगा ही नहीं। समझ गया। और रेंज स्केल भी तो होता है। हाँ, रेंज स्केल उसे स्थिति के हिसाब से चुनना पड़ता है। जैसे बंदरगाह के पास है तो शायद 0.25 नॉटिकल मील की रेंज रखें, कम दूरी की, और अगर खुले समुद्र में है तो 96 नॉटिकल मील तक भी जा सकते हैं। ठीक है। और आपने पहले CPA TCPA का जिक्र किया था,
इनके लिए अलार्म सेटिंग्स भी होती हैं। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लिमिट सेट करते हैं। मान लीजिए CPA 0.5 समुद्री मील और TCPA 10 मिनट। ओके। तो अगर कोई जहाज या लक्ष्य ऐसा है जो इन लिमिट्स को तोड़ने वाला है, तो अलार्म बज जाएगा, पहले से चेतावनी मिल जाती है। लेकिन ये सेटिंग्स हमेशा एक जैसी नहीं रहती होंगी। इन्हें मौजूदा हालात के हिसाब से बदलना पड़ता है। जहाज की अपनी गति क्या है, आसपास ट्रैफिक कितना है, मौसम कैसा है, विजिबिलिटी कैसी है, इन सब पे निर्भर करता है। सही। अच्छा, प्रभावी उपयोग के लिए दस्तावेजों में डुअल रेंज जैसी तकनीकों का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? डुअल रेंज का सीधा सा मतलब है कि डिस्प्ले पर एक ही समय में दो अलग-अलग रेंज स्केल देखना। एक ही स्क्रीन पर या दो अलग स्क्रीन? दोनों हो सकता है, या तो स्प्लिट स्क्रीन पर या दो अलग डिस्प्ले हो तो उन पर। जैसे मान लीजिए एक पर आप 12 नॉटिकल मील की रेंज देख रहे हैं दूर के जहाजों के लिए, और साथ ही दूसरे पर 3 नॉटिकल मील की रेंज सेट कर रखी है आसपास की रुकावटों या नजदीकी जहाजों को देखने के लिए। इससे आपको पूरी सिचुएशन का बेहतर अंदाजा मिलता है। ये तो काफी उपयोगी लगता है। हाँ, बहुत। और आजकल तो रडार डेटा को ECDIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले और सूचना प्रणाली पर ओवरले भी किया जा सकता है। अच्छा, चार्ट के ऊपर ही रडार की जानकारी। हाँ, इससे नेविगेशन और भी सुरक्षित हो जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत उन्नत लगता है, लेकिन जाहिर है इसे चालू रखने के लिए नियमित रखरखाव भी जरूरी होगा। निश्चित रूप से। बिना रखरखाव के तो कोई भी मशीन ठीक से काम नहीं करेगी। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक जांचें। रोज क्या देखना होता है? रोज की जांच में डिस्प्ले की ब्राइटनेस ठीक है या नहीं, एंटीना सही से घूम रहा है या नहीं, ये सब छोटी मगर जरूरी चीजें। और हफ्ते में? हर हफ्ते गेन और क्लटर की सेटिंग्स को चेक करना और ARP ट्रैकिंग की सटीकता जांचना कि वो लक्ष्यों को सही से पकड़ रहा है या नहीं। और महीने में? महीने में रेंज की सटीकता देखनी होती है, मतलब रडार जो दूरी दिखा रहा है वो सही है या नहीं। इसमें एरर 1% से कम होना चाहिए और अलार्म सही से काम कर रहे हैं या नहीं, उसका टेस्ट होता है। और साल में एक बार बड़ी सर्विसिंग? हाँ, साल में एक बार पूरी डिटेल्ड सर्विसिंग, वो भी IMO मानकों के अनुसार। ये सब बस फॉर्मेलिटी नहीं है। जैसा कि ICS ब्रिज प्रोसीजर गाइड जैसे दस्तावेज भी बताते हैं, ये प्रक्रियाएं ये पक्का करती हैं कि ये जीवन रक्षक उपकरण जरूरत के समय, मतलब असल इमरजेंसी में सही ढंग से काम करें। तो संक्षिप्त में कहें तो रडार एक वाकई में जटिल प्रणाली है। इसे प्रभावी ढंग से चलाने के लिए न केवल इसके पुर्जों और नियंत्रणों को समझना जरूरी है, हाँ, बल्कि लगातार अभ्यास और नियमित रखरखाव भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ तकनीक का मामला नहीं है, ये कौशल और अनुशासन का भी मामला है। ये नियंत्रण और रखरखाव प्रक्रियाएं जो हैं, वो समुद्री सुरक्षा की बुनियाद है। इनके बिना कुशल नेविगेशन संभव ही नहीं है। चलते चलते एक सवाल मन में आता है। सोचिए, अगर कभी रडार से मिली जानकारी और ECDIS जैसे किसी दूसरे नेविगेशन सिस्टम की जानकारी में मतलब अंतर हो, विरोधाभास हो। ऐसा हो सकता है। हाँ, तो उस स्थिति में किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए और निर्णय कैसे लेना चाहिए, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। नमस्कार। 2020 में मॉरिशस के पास MV वाकाशियो जहाज का चट्टानों से टकराना, ये सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये रडार जैसी अहम तकनीक की अनदेखी का एक बहुत गंभीर मामला था। आज हम इसी घटना का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए कई पुख्ता स्रोत हैं, जैसे कि आधिकारिक जांच रिपोर्ट है, MAIB रिपोर्ट, फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मतलब IMO, उनके दिशा निर्देश हैं, और समुद्री नौवहन पर लिखी गई विशेषज्ञ किताबें भी हैं। हाँ, तो हमारा मकसद ये समझना है कि उस दिन असल में क्या गलत हुआ और इससे समुद्री सुरक्षा के लिए क्या सबक मिलते हैं। मतलब ये हैरत की बात है ना कि कैसे एक एकदम आधुनिक तकनीक से लैस जहाज सीधे जाकर प्रवाल भित्तियों से टकरा गया और फिर 1000 टन तेल का रिसाव हुआ। चलिए समझते हैं इसे। हाँ, ये घटना 25 जुलाई 2020 की है। ये जापानी बल्क कैरियर MV वाकाशियो मॉरिशस के पास जो बहुत ही संवेदनशील प्रवाल भित्तियां हैं, उन पर चढ़ गया था। तो जांच में रडार को लेकर क्या सामने आया, मतलब सबसे बड़ी गड़बड़ियां क्या थी? देखिए, जांच में रडार संचालन में कई चौंकाने वाली कमियां सामने आई। जैसे कि सबसे पहली और शायद सबसे अहम, रडार की रेंज सेटिंग।
रिपोर्ट बताती है कि एंटीना 96 नॉटिकल मील की रेंज पर सेट था। 96 नॉटिकल मील? हाँ, 96। जबकि जहाज तट के बहुत करीब था, वहां तो ज्यादा से ज्यादा 6 या शायद 12 नॉटिकल मील की रेंज चाहिए थी। इतनी लंबी रेंज पर तो पास की कोई चीज दिखेगी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इतनी बड़ी रेंज सेटिंग पर नजदीक के खतरे, जैसे कोई चट्टान हो या छोटी नाव हो, वो रडार स्क्रीन पर दिखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसके साथ ही एक और चीज थी, सी क्लटर। सी क्लटर मतलब समुद्र की लहरों से जो स्क्रीन पर डिस्टर्बेंस आती है। हाँ, वही। उसको कंट्रोल करने वाला सिस्टम ऑटो मोड पर छोड़ दिया गया था। अच्छा। इससे क्या हुआ कि जो छोटे लक्ष्य थे वो शायद और भी दब गए, स्क्रीन पर ठीक से दिखे ही नहीं। और जहाज पर ARP अलार्म सिस्टम भी तो होता है, ऑटोमेटिक रडार प्लॉटिंग एड्स, जो टकराव की चेतावनी देता है। उसका क्या? हाँ, ARPA, ये शायद सबसे चिंताजनक बात है इस पूरे मामले में। TCPA अलार्म जो बताता है कि आगे टक्कर हो सकती है, वो कम से कम 6 बार बजा था। 6 बार बजा? और फिर? लेकिन जो ऑफिसर ड्यूटी पे थे, उन्होंने इसे गंभीरता से लेने के बजाय बार बार रीसेट कर दिया। रीसेट कर दिया? मतलब अलार्म बज रहा है और उसे बंद कर दिया? ये क्यों? क्या वो थके हुए थे, या लापरवाही थी, या उन्हें सिस्टम पे भरोसा नहीं था? रिपोर्ट तो मानवीय चूक और शायद कह सकते हैं कि काम करने के तरीके में एक तरह की लापरवाही की तरफ इशारा करती है। और एक और बड़ी गलती थी, वो थी AIS डेटा पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। AIS, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। हाँ, देखिए, AIS ये बताता है कि दूसरा जहाज खुद अपनी क्या पहचान दे रहा है, लेकिन रडार आपको सीधे दिखाता है कि आपके आसपास असलियत में क्या है। वो चट्टान भी हो सकती है या कोई छोटी नाव जिसका AIS बंद हो। सोलस जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम भी साफ कहते हैं कि तट के पास नेविगेशन के लिए रडार ही आपका प्राइमरी टूल होना चाहिए, AIS नहीं। तो ये सारी तकनीकी गलतियां, प्रक्रिया में चूक और फिर मानवीय लापरवाही भी, इसका नतीजा क्या हुआ? पर्यावरण पर कितना भयानक असर पड़ा? नतीजे बहुत विनाशकारी थे। पर्यावरण को तो भारी नुकसान हुआ। करीब 32 किलोमीटर लंबी प्रवाल भित्तियां प्रभावित हुईं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 50 डॉल्फिन भी मारी गईं। ये एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी थी। और आर्थिक नुकसान वो भी तो हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल, आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा था। जहाज की अपनी क्षति, फिर पर्यावरण को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई, सब मिलाकर कुल लागत $500 मिलियन से भी ज्यादा की गई। और कानूनी कार्रवाई भी हुई। कप्तान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और जहाज की कंपनी पर $30 मिलियन का जुर्माना लगा। तो इस पूरी घटना से भविष्य के लिए क्या सबक मिलते हैं? मतलब वो बातें जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बहुत जरूरी सबक हैं। पहला तो ये कि टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और क्रॉस चेक नियम कितना जरूरी है, मतलब कोई भी जानकारी मिले उसे कम से कम 2 अलग-अलग स्रोतों से कंफर्म करें। जैसे रडार, AIS और अपनी आंखों से देखना। बिल्कुल, रडार, AIS और विजुअल ऑब्जर्वेशन। सिर्फ एक सिस्टम पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसा इस केस में हुआ। और रडार के सही इस्तेमाल को लेकर क्या सीखा? दूसरा सबक सीधे रडार के इस्तेमाल से जुड़ा है। एक नियम बना लें कि तट के 20 नॉटिकल मील के अंदर आते ही रडार की रेंज हमेशा 12 नॉटिकल मील या उससे कम रखें, ताकि पास के खतरे साफ साफ दिखें। तीसरा, कोई भी ARPA अलार्म बजे उसे कभी भी अनदेखा ना करें। तुरंत ब्रिज कमांडर या कप्तान को बताएं। ट्रेनिंग की भूमिका भी तो अहम होगी इसमें। हाँ, बिल्कुल। ये चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है, लगातार और असरदार ट्रेनिंग। नियमित रडार सिमुलेटर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ISM कोड के तहत ये हर महीने अनिवार्य भी है और STCW कोड के मुताबिक सभी डेक अधिकारियों का ARPA में प्रशिक्षित होना लाजमी है। पर यह सिर्फ सर्टिफिकेट की बात नहीं है, असल में कुशलता होनी चाहिए। तो ये साफ है कि रडार जहाज की सुरक्षा की पहली दीवार है। सोलास कन्वेंशन भी कहता है कि महीने में एक बार इसका परफॉर्मेंस चेक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ तकनीक होना ही काफी नहीं है। सही कहा। जैसा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान ने कहा है, और ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, रडार की उपेक्षा केवल उपकरण की विफलता नहीं है, ये मानवीय विफलता है जो पर्यावरणीय आपदा को जन्म देती है। MV वाकाशियो का मामला इसी मानवीय विफलता का एक दुखद उदाहरण है। तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिर में उसे चलाने वाले इंसान की सतर्कता, उसका निर्णय, वही सबसे ऊपर है। MV वाकाशियो की घटना भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि जहाज पर मौजूद जो उन्नत तकनीक है और जो चालक दल का प्रशिक्षण है,
उनकी सजगता है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता है, इनके बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जाए? क्या सिर्फ नियम और चेकलिस्ट का पालन कर लेना काफी है, या फिर लगातार सतर्क रहना, गंभीर सोच रखना और बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये सोचने वाली बात है।